सही कह रहे हैं आप। DGISPR ने कल जिस तरीके से गुफ्तगू की, तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया है। और हल्का बंदियों के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, तो जंग की यहाँ पर मेन लीड भी है कि हल्का बंदियों पर हुकूमत की मुतनाज़ रिपोर्ट, इंतखाबात में ताख़ीर का हरबा। तो इस तरह के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हल्का बंदियों का मामला अगर तय नहीं होता है और ये तमाम मसाइल हल नहीं होते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक, तो फिर ये हो सकता है कि जो इंतखाबात हैं, जो जनरल इलेक्शन हैं, वो ताख़ीर का शिकार हो जाएं। और अब इसको देखना ही है कि इसके लिए कितने दिन की मोहलत दी गई है, ताकि उस मोहलत के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात हैं, उन तमाम एतराज़ात को कंपाइल कर लिया जाए। मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से जो है ये एतराज़ात जमा कराए गए हैं। और वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के हवाले से कई बातें हो रही थी, लेकिन जो हल्का बंदियों का मामला है उस पर अब देखना ये है कि क्या स्टांस होता है हुकूमत का और किस तरीके से ये मामला जो है वो आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं होता है तो इंतखाबात फिर ताख़ीर से होंगे और फिर उसके अंदर जो मखलूत हुकूमत होगी फिर उसका सिनारियो होगा, और देखना है कि वो कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तो खबर ये है, और दूसरी खबर अगर मैं शेयर करूं जो कि जंग की मेन लीड भी है, वो है भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी, इंतजामात मुकम्मल, काफिलों की आमद शुरू। तो बिल्कुल एक विजनरी लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, और वो जिस तरीके से उनके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ थी, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को वो आगे लेके चले, उनकी पार्टी में जितने जियाले हैं आज भी उनको याद करते हैं, आज भी उनकी बरसी के मौके पर लोग आपीदा हो जाते हैं। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि हर साल पीपल्स पार्टी की जानिब से घड़ी खुदाबख्श में जो है वो मरकज़ी क़यादत पहुँचती है, तमाम वहाँ पर कारकुनान और उनके जितने भी मरकज़ी रहनुमा है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जियाले पहुँचते हैं और फिर बाकायदा तौर पर ख़िताब होता है। तो आज उनकी बरसी के हवाले से जो है पीपल्स पार्टी वहाँ पर ख़िताब करेगी, वहाँ उनके जो जलसा है वो मुनक्किद किया गया है। और इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी की अगर आप बात कर रही हैं तो उसके साथ MQM का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और MQM की अगर बात करें तो डॉक्टर फारूक सत्तार का जिक्र ना हो इन दिनों, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि पतंग से उन्हें रोमांस है और ये रोमांस हमेशा जारी रहेगा। जिन्होंने दूसरे पार्टी के लोगों ने उन्हें ऑफ़र दी है कि वो उनकी पार्टी में आ जाएं, मुख्तलिफ ओहदों की ऑफ़र भी दी गई है। उन्होंने कहा वो अपने ओहदे, अपनी ऑफ़र्स अपने पास रखें। हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ रहा हूँ और हमेशा उन्हीं के साथ रहूँगा, मेरी सियासत किसी और जमात के साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर MQM के हवाले से बात की जाए तो अब जाके कहीं ऐसा लगता है कि जी MQM जो है वो अपनी सूरत में शायद वापस आना शुरू हुई है, शायद उनके मामला जो हैं वो बेहतर हुए हैं। लेकिन MQM के अंदर जो दरार पड़ी है, जो दो ग्रुप्स का मामला है, मेरे ख्याल में वो मामला इनके वोट बैंक को बहुत ज़्यादा जो है वो शेक करेगा और इससे इनके जो वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए हैं। अच्छा, एक और ख़बर जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे खबर लगी वो है कि रुपए की कदर में कमी, हमें जो करना था कर दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डॉलर के हवाले से हमने बाज़गश सुनी कि जी किस तरीके से डॉलर जो है वो राइज़ कर गया और हमारी जो रुपया है, जो पाकिस्तानी पैसा है, उसकी किस तरीके से कदर में कमी हुई। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसके लिए वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब जो भी हमारी रुपए की वैल्यू है वो स्टैटिक रहेगी, मुस्तहकम रहेगी, क्योंकि जो करना था हम कर चुके हैं। और क्योंकि बरामदात के हवाले से उन्होंने बात की, फिर साथ साथ दरामदात के हवाले से बात की कि वो बढ़ रही हैं, तो उस हवाले से जो है ये सारा मामला हुआ था और उसी खबर को जो है वो जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा भी बनाया हुआ है। और एक और जो खबर है जो कि शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि 18वीं तरमीम के हवाले से है, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी का यहाँ पर बयान है कि आयन से कोई भी खिलवाड़ सियासी तबाही होगा। तो 18वीं तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सांगड़ में जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि किसी को जो है इससे खेलने नहीं देंगे। और 18वीं तरमीम के मामले पर जो दीगर अपोजिशन है उनका भी स्टांस जो है वो सेम है, एक ही पेज पर है। तो अब बढ़ते हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों की जानिब और जान लेते हैं कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पर मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान। जी तारिक खान, गुड मॉर्निंग, आज क्या अपडेट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो भुट्टो की बरसी जो है वो अहम इवेंट है। लाहौर में लाड़काना में गड़ी खुदाबख्श में होने जा रहा है। काफ़िले जो हैं वो लाहौर से भी रवाना हो चुके हैं। लाहौर में कुछ तकरीबात का इनेकाद किया गया है, कुरान ख़वानी का इनेकाद किया गया है और शाम के वक्त में जो है कैंडल लाइट्स का जो इनेकाद किया, इस किस्म की कुछ तकारीब हैं जो भुट्टो की बरसी के हवाले से जो है वो मुनक़्क़द की गई हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ नैब की एक्टिविटीज़ हैं और नैब में तकरीबन बड़े सियासतदान हैं वो पेश हो चुके हैं और कई रेफरेंसेस जो हैं वो लाहौर में दायर हैं और वहाँ पे भी पेशियाँ हो रही हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आसिफ हाशमी हैं, उनकी पेशी है, उनको और नैब ने रिमांड पर दिया हुआ है। आज उनका रिमांड जो है ख़त्म होगा और आज वो दोबारा पेश होंगे, जिसके बाद दोबारा आज से उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अच्छा तारिक खान, ये भी बताइएगा, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ आहत चीमा की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई थी अदालत की जानिब से, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट सामने आ सकी?
जी चीमा के हवाले से अगर आप देखें तो उनका जो रिमांड था वो कल पूरा हुआ था। उनके साथ मज़ीद 6 जो हैं वो मज़ीद मुल्ज़मान जो हैं वो भी रिमांड पे हैं। 2 जो हैं उनके इसरार सईद और आरिफ मजीद भट्ट जो हैं वो वादा मुआफ़ गवाह बन चुके हैं और उन इसीलिए उन जो मुल्ज़मान हैं 4 जो पीछे रह गए उनका मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है दे दिया गया है। उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े क्लियर होते चले जा रहे हैं कि उन्होंने रसूख इस्तेमाल किया है और जो ठेके थे आशियाना इकबाल स्कीम के वो दिए गए और उन्होंने कई जो जायदादें हैं वो बनाई हैं और उनकी पेमेंट जो है वो आशियाना इकबाल जो सोसाइटी है एक प्राइवेट कर रहे थे और सभा बता रहे थे कि इतनी भी सरगर्मियां होने जा रही हैं। खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी के हवाले से आज जो सरगर्मियां होने जा रही हैं, फिर आज चीमा के हवाले से उन्होंने अपडेट की। पेशावर का रुख करते हैं अब, सबा रानी हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, वहाँ उनसे जानते हैं कि पेशावर में आज मौसम कैसा और सियासी समाजी सरगर्मियाँ कैसी होने जा रही हैं। सबा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मौसम तो पेशावर का इस वक्त तो अच्छा है, हवा भी चल रही है, लेकिन पेशावर और सूबे का जो मौसम है वो पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल 24 घंटों में बारिश की कोई जो है तो उम्मीद नहीं है। इसके अलावा अगर आज की तकरीबात के हवाले से बात की जाए तो ये जो भुट्टो शहीद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनकी 39वीं बरसी सूबे भर में जो है तो उसके हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा और पेशावर में इस हवाले से जो तकरीब है वो 3 बजे मुनक्किद की जाएगी। इसके साथ साथ खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में आज वो ठीक है, पेशावर से सबा रानी हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों का हाल तो हमने जान लिया और अवेज़ मौसम के हवाले से अगर बात की जाए मुख्तलिफ शहरों में तो गर्मी जो है उसका राज बरकरार है। हाँ, शहर इक़्तिदार में जो है वो कुछ मौसम बेहतर है तो वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि गर्मी भी हो लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि आप लोग इंजॉय ना कर सके। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब कुछ सियासत के मैदान से खबरें शामिल कर लेते हैं और आपको पता है कि अहम समाअत का सिलसिला जारी है एहतसाब अदालत में और इस वक्त एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहुंच चुके हैं और वहां पर अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारे आज न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, आसिफ नवीद। जी आसिफ नवीद, अब तो गोल्डन जुबली भी हो चुकी है, बताइए समाअतों का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है और पहुँच चुके हैं सब? देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज कैप्टन फजर दीगर उनके जो सियासी रुखकार दौरे जहाँ आते हैं नवाब वो इस वक्त खबर अदालत में पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही दिनों में बाकायदा तौर पर आगाज होता है, 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत के जज की जानिब से। देखिए अगर हम केस की बात करें तो केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जिस तरह की आपने पहले बात की कि गोल्डन जुबली समातों की हो चुकी है, मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी यहाँ पर मुसलसल पेश हो रहे हैं अदालत में। गुज़श्ता रोज उन्होंने पेश होना था लेकिन मौसम की खराबी के बाद उनका प्यारा लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका था, वो उसमें नहीं पहुंच सके, लेकिन अमूमन वो तमाम तारीखों पर यहाँ पर अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। इस वक्त वाजिब जहाँ पर जिरा का सिलसिला जारी है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो जिरा कर रहे हैं। 6ठे रोज आज भी जिरा जारी रहेगी। गुज़श्ता 6 रोज से ये सिलसिला जारी। उससे पहले अगर हम बात करें, वाजिब जहाँ ने अपना बयान भी 6 रोज में मुकम्मल करवाया था, जिरा का सिलसिला भी जारी है। अब इस जो ही जो ख्वाजा हारिस हैं वो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज में जो वाजिब जहाँ उनके बयान पर जिरा मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील हैं अमजद परवेज वो जिरा का आगाज करेंगे। अच्छा आसिफ नवीद, वाजिद जिया के हवाले से अगर बात की जाए तो मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि जी स्टार गवाह हैं वो, तो उनके बयानात जो कलमबंद हो रहे थे, अब जो उनकी कंपाइलेशन हो गई है बयानात की, उसके बाद क्या लग रहा है नून लीग का मोराल थोड़ा हाई हो गया? देखिए अगर हम बात करें इस लिहाज से तो वाजिद जिया ने जो दस्तावेजात फ्राहम की थी सुप्रीम जो भी डॉक्यूमेंट्स ने JIT के हवाले से अब तक यहाँ फ्राहम करता, उन पर अगर हम बात करें तो जो जिरा नजर आ रही है उसमें ये जाहिर ये लगता है कि जिस तरह कि कोई ऐसे खासे सबूत जो है वो नहीं सामने आए जिनसे ये साबित होता हो। क्योंकि देखें जो अब तक हम जिरा की बात करें ख्वाजा हारिस की, तो वो तो सिर्फ इस पर जिरा कर रहे हैं कि जो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज हैं या लंदन फ्लैट के हवाले से कोई मलकियत किसी किस्म की दस्तावेजी सबूत। अच्छा ठीक है आसिफ, आप अपडेट कर रहे हैं हमें एहतसाब अदालत के हवाले से कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है।
ये बताइए कि अभी जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी, उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है नवाज शरीफ का, और ये भी बताइएगा कि उनके हमरा उनके साथ साथ इस वक्त नून लीग की मरकजी क़यादत में से कौन कौन से रहनुमा हैं? देखिए, मरकजी क़यादत में मुशाहिद हुसैन जो पहले नहीं थे, अब तो मुशाहिद हुसैन भी जो है वो गुज़श्ता 2-3 समातों से रेगुलर आ रहे हैं। उसके अलावा वाजिद ज़िया, दीगर अगर हम बात करें तो उसमें परवेज रशीद हैं, आसिफ किरमानी हैं और दीगर क्या। देखिए, वो दोस्त जो आप जो उनके साथ पहले दिन से हैं, आज भी वही लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, अपने हर समाज पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आते हैं और 1-2 समातों में कभी नजर आए कभी नहीं, लेकिन जो अगर हम बात करें परवेज रशीद की, आसिफ किरमानी की, माइजा हमीद की, मरियम औरंगजेब की, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने जो हर सूरत अदान अजीज, तलाल चौधरी, ये तमाम लोग। आप ठीक कह रहे हैं, ये तो तमाम जो बुजरा हैं इनकी तो ड्यूटी लगी हुई है, अपने काम छोड़ के साबिक वजीर आजम के साथ वो पेशियां भुगता रहे हैं। केस के हवाले से आपने बताया कि वाजिद ज़िया से जो भी इजरा इस वक्त जारी है, ख्वाजा हारिस के जो वकील हैं उनके, उसमें सबूत तो असल में नवाज शरीफ साहब को देने थे, वाजिद ज़िया ने सबूत तो नहीं देने थे। नहीं, अगर हम बात करें, देखिए वाजिद ज़िया से जो अब तक JIT की तहकीकात जो उन्होंने की थी, वो रिपोर्ट, उस पर बातचीत हो रही, जिरा हो रही है। लेकिन देखिए, मैं ख्वाजा हारिस की अगर हम बात करें कि वो उन पॉइंट्स पर सिर्फ अब तक खेल रहे हैं जिसमें सिर्फ ये साबित होता हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किसी कागज पर, किसी दस्तावेज में, किसी रेफरेंस में कोई नाम है। आसिफ, असल में केस तो आप भी जानते हैं कि केस तो ये था ही नहीं कि मियां नवाज शरीफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई चीज़ है, उनके बच्चों के नाम पे ये सारी चीज़ें थी और ये साबित करना था कि उनका ताल्लुक उससे कोई है नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब तक की जो कार्रवाई है उसमें जो ख्वाजा हारिस जिन पॉइंट्स पर खेल रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में खासा ठीक है। इजाफा हो आसिफ गया। नवीद, आपका बेहद शुक्रिया एहतसाब अदालत की सूरत हाल से हमें अपडेट करें और बता रहे थे कि एहतसाब अदालत में इस वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं सर आप? जी, आई एम ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग सर। अब ये इनकी पेशियां जो हैं, इनकी गोल्डन जुबली हो चुकी है और आखिरी मराहिल में जो है वो कहा जा रहा है कि ये केस है, क्या रुख बनेगा इस केस का, क्या होने जा रहा है सर? देखिए, ये जो भी पनामा का केस हुआ उसके बाद नैब रेफरेंस केसेस हुए, उसके अंदर जो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब, उनके वकला की टीम और उनके रुकबा और उनकी साहबजाद मरियम नवाज साहिबा कानूनी मुकदमे के बजाय सियासी मुकदमा उन्होंने लड़ने की कोशिश की है थ्रू आउट, और जितने भी नैब रेफरेंस केसेस के उसमें उनकी पेशियां हुई हैं, हाजिरियां हुई हैं, तो नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा मीडिया से बात की है और अदलिया को हदफ बनाया है, निशाना बनाया है, तनकीद का जजेस को निशाना बनाया है और खास तौर पे बैनर-ए-सतूर। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर अब जो करंट सिचुएशन है ना सर, उसमें 2 नैरेटिव हो गए हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव, आप मुझे बता दीजिए चले नैरेटिव। सर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जी मामलात जो हैं वो बातचीत के जरिए हल किए जाएं, और दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो मज़ाहमत की पॉलिसी पे हैं, तो इसके हवाले से बताइए। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप नैरेटिव बात करेंगे, ये 2 थ्योरीज हैं और वो उस बुनियाद पर हैं कि जो छोटे मियां शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनका एक माजी का रिकॉर्ड है और वो है चौधरी निसार साहब जो इस वक्त नाला है, नाराज है नवाज शरीफ साहब और नून लीग की क़यादत से, उनके साथ एक पुल का किरदार अदा करते रहे हैं पिंडी और इस्लामाबाद, यानी कि पीएस हाउस और GSU के दरमियान या हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। और जो मेरा ख्याल है वो भी यही है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इट्स नॉट गोइंग टू गो ऑल आउट अगेंस्ट शरीफ, और वो एक विंडो कहीं ना कहीं एक वर्किंग रिलेशनशिप की, एक अंडरस्टैंडिंग की खुली हुई है शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, और इसी वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गो नवाज गो के अब साथ साथ गो शहबाज गो के नारे लगा रहे हैं, बिलखुसूस इमरान खान साहब। जो पंजाब के अंदर जो लड़ाई होनी है, सियासी लड़ाई और आने वाले इंतखाबात और उससे कबल जो ये लड़ाई हम देख रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब का अभी तक एक वाज़ेह किरदार नजर नहीं आया। इसी वजह से एम्बिग्यूटी है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब अगर उनको सजा होती है इन केसेस के अंदर, जिस तरह की एक क्या सराहियां हैं, तो उसके बाद क्या इतनी अथॉरिटी होगी शहबाज शरीफ साहब के साथ
कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जो है वो पार्टी को चला सके। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल तो यही नजर आ रही है कि वो पार्टी के सरबराह होने के बावजूद उनकी गिरफ्त पार्टी पे नजर नहीं आ रही है और पॉलिसी और नैरेटिव अभी तक नवाज शरीफ साहब का ही चल रहा है। अभी क्योंकि कोई इत्तलात इस तरह की भी हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो रहा है, क्योंकि आप देखें पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो बुज़रा आते थे वो बयानबाजी देते थे, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जाके बात करते थे, बड़ा बोल्ड स्टांस लेते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कम होती नज़र आ रही हैं। अब वज़ीर आज़म ने ये सारा चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा जारे मिजाज हो गए हैं, अदालतों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, वहाँ से तो कुछ भी नहीं है, हमें इंसाफ मिलने की तवक्का है। तो अचानक से वज़ीर आज़म साहब अपने बिल्कुल मिजाज से हट के इस तरह से क्यों गुफ्तगू करने पर आमादा हो गए? देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब एक अल्लाह तालीम याफ्ता आदमी हैं, नर मिजाज आदमी हैं, लेकिन जो उनका सियासी तशख़्ख़ुस है वो उनकी कोई भारी भरकम शख्सियत नहीं रही। और हम 1990 की दिहाई से अगर हम देखते हैं तो नून लीग के साथ उनकी वफादारी का सिलसिला चल रहा है। और जब 1999 के अंदर खुद उस वक्त की फौजी हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इनकलाब लाए थे, फौजी इनकलाब, और तख्ता पलट दिया था नवाज शरीफ साहब का, तो ये भी असीर थे शाहिद खान अब्बासी साहब जो नवाज शरीफ साहब के साथी थे। नवाज शरीफ साहब के साथी होने के नाते शाहिद खान अब्बासी साहब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो तन तनहा और एक ऐसे आज़ाद पीएम के तौर पर आगे चल सकें जिसके उनके आगे का जो पीएमएल का मुस्तकबिल है वो कहीं। बिल्कुल सर, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि शाहिद खान अब्बासी आइंदा वजीर आजम के लिए नॉमिनेशन के तौर पे भी सामने आ सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से खबरें हैं। हर ऐसी देखिए, मैं समझता हूँ कि आप ये प्रोग्राम करते हैं एंकर, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई एकदम आके दूसरा कोई बैठ जाए क्योंकि आप समझते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे अच्छा तजज़ियाकार हूँ, मैं आपके सामने कि मैं अब ये माइक रखूँ ही नहीं, अपना टेलीफोन बंद ही न करूँ। तो शाहिद खान अब्बासी साहब यही चाहते होंगे। मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान जो एक खमांगी इस वक्त चल रही है वो माजी में नजर नहीं आई हमें नवाज शरीफ के ज़माने में, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ही की से होगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर इस तरह है कि फर्द वाहिद के गिर्द ही जमातों का कल्चर घूमता है जिसको तब्दील होना है, और उसके साथ ही कोई इंतखाबी इस्लाहात के साथ ही इंतखाबात में हम देखेंगे और सियासी जो हमारा कल्चर है उसमें तब्दीली देखेंगे। उसी से तब्दीली आ सकती है अवाम की बेहतरी के लिए। ये फर्द वाहिद जो उसके गिर्द अगर पार्टियां घूमती रहेंगी तो फिर यही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, फर्द वाहिद के गिर्द अगर पार्टीज घूमती रहेंगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार उवैस तौहीद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और ये जो मामला है पनामा लीक्स की समातों के हवाले से एहतसाब अदालत का जो मामला है अब अपने आखिरी मराहिल में जो है ये मामला दाखिल हो गया है। और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी देखना ये है कि अब होता क्या है, क्योंकि वाजिद ज़िया साहब जो है उनके बयानात के बाद अब नून लीग का जो मोराल है वो थोड़ा हाई हो गया है। अब लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए, क्योंकि नून लीग भी यही चाहती है अगले जनरल इलेक्शन में उसको फिर खुलकर अपनी कैंपेनिंग भी करनी है। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज तो जबरदस्त जीत हुई है, पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज वाइट वॉश कर दिया है और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थोड़ा सा शायद थके हुए नजर आए। प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी हमने बात की, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पे, खास तौर पर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि शायद हमारे जो मेहमान खिलाड़ी थे वो थके हुए थे और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, यकतरफा सीरीज हमें नजर आई। सब आप इस वक्त क्या कर रही हैं? यार सोशल मीडिया देख रही हूँ मैं, ट्विटर पे बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग अच्छा वैसे आपको पता है ट्वीट आपको कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के बिल्कुल डाई हार्ड फैन है, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक आजकल वीडियो वायरल हुई भी है। अच्छा? वो देखें क्या? बिल्कुल देखते हैं। ये बच्ची है और कितनी ज़बरदस्त स्मार्टली इसने सोचा कि फ़ौरन से जो है वो मेरे फादर आएंगे, अपने पेरेंट्स को इसने डॉज किया और जैसे ही मेरे फादर आएंगे तो मैं उनके लाइट ऑफ करने के उनके फादर, और वो मज़े से जो एक्टिंग करी थी सोने की। क्या बात है जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं अपने कमरे में और सोने के टाइम पर ये सारे मामला हो रहे होते हैं। जैसे कोई वालिद या वालिदा कमरे में आती है तो वो ऐसे दिखाते हैं कि शायद वो सो रहे थे। अच्छा, यही हम लोगों के साथ भी होता है ना कि अगर मैं सेलफोन देख रही होती हूँ और जैसी अम्मी आती हैं या अब्बू आते हैं तो फ़ौरन से सेलफोन साइड पे रख के फौरन एक्टिंग करने ये वीडियो आपको देखिए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
भुट्टो ने सियासत को बंद कमरे से निकालकर आवाम की दहलीज तक पहुंचा दिया। मुखालिफों के आगे कभी सर न झुकाया, जबकि मुल्क को पहला मुकम्मल आइन दिया और आइन पाकिस्तान उन्हीं का मरहून मिन्नत है। तो चले जनाब, ये पैकेज आपने देखा और भुट्टो साहब के हवाले से यही कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़े लीडर जो थे और पीपल्स पार्टी इनका नैरेटिव आगे लेकर चल रही है। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो अब बात करते हैं कुछ फन और सखावत के हवाले से। आपको बताएं कि लॉलीवुड फिल्म केक का जो 30 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज की जा चुकी है सबा, और आपको पता है फिल्म केक का इंतजार एक अरसे से किया जा रहा था। उसके ट्रेलर ने फिल्मों के दिलदादों के लिए खासा तवज्जो का मरकज बने रहे और खासा मुतासिर किया उन लोगों को। ट्रेलर देखें पहले। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त है, ये आपने ट्रेलर देखा है केक मूवी का। तो अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस मूवी की पूरी कास्ट से जिन्होंने हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आपको सबकी ऑल टाइम फेवरेट, मेरी ऑल टाइम फेवरेट आमना शेख से, और उनके साथ मौजूद हैं अदनान मलिक और साथ साथ हैं वेरी ब्यूटीफुल सनम सईद। आप तीनों को बहुत सारा वेलकम और बहुत सारा थैंक्स कि आप गुड मॉर्निंग आज में हमारे पास आए स्टूडियोज़ में। सबसे पहले मूवी की बात करेंगे आमना, ये केक अच्छे से बेक हो गया? अच्छे से बेक हो गया, सर्व कर दिया हमने सारी आवाम को। अब जिन्होंने नहीं खाया उन पर लाजिम है कि वो जाके खाएं, और आप दोनों ने जाके देखनी है फिल्म। बिल्कुल, हम दोनों ने जाके ज़रूर देखनी है। ज़बरदस्त इसका जो ट्रेलर है अभी हम लोगों ने देखा और ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग है। तो आमना, इस मूवी के बारे में यही कहा जा रहा था कि बड़ी डिफरेंट मूवी है, और आप दोनों के हवाले से जो मैंने आप लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़े उसमें आपने कहा कि ये कहानी जो है वो आम लोगों की कहानी है, मतलब इससे हर शख्स अपने आप को जो है वो कनेक्ट कर सकता क्योंकि है। उस थीम्स जो है वो यूनिवर्सल थीम्स हैं। तो बाकी जो है वो बाहर है, मुल्क से बाहर है, वो ख़ानदान जिनके आधे फैमिलीज़ बटी हुई हैं उनके ऊपर है, उनके डायनामिक्स के ऊपर, किस तरह टाइम के गुजरने से माँ बाप किस तरह बच्चे बन जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर है, और अनकही बातें जो ख़ानदान में रह जाती हैं बहन भाइयों के दरमियान, सही, वो किसी मोड़ पे आके सामने आ जाती हैं। तो फिर क्या डायनामिक्स होते हैं, और एक आप कह सकते हैं एक मिस्ट्री भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, सीक्रेट्स हैं। और मिस्ट्री तो ऑब्वियसली आप लोग बताएंगे नहीं, वो जाके देखनी ही पड़ेगी तब। अदान, आप बताएं कि फिल्म का जो ट्रेलर वगैरह हमने देखा, क्योंकि अभी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, इस तरह की स्टोरीज यूजुअली पाकिस्तान में बनती नहीं है। आजकल तो एक फॉर्मेट के थ्रू बन रही है, बस की चीज़ें हो, आइटम सॉन्ग हो तो लोग जाते हैं और वो मूवी भी अच्छा काम कर जाती है। इस तरह की मूवी का ख्याल कैसे आया कि यार इस तरह का सोशल इशू भी डिस्कस होना चाहिए? वेल, जो डायरेक्टर और जो राइटर हैं आसिम अब्बासी, उन्होंने ये पहली अपनी फीचर फिल्म बनाई। उससे पहले उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, लेकिन आई थिंक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से काफ़ी चीज़ें निकाल के इसमें स्क्रिप्ट में उन्होंने डाली। तो जब जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो बड़े मुतासर हुए इस बात से कि रिलेटेबल, बहुत एक ऑनेस्ट किस्म की फिल्म है, और ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे आमना कह रही हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने साथ, तो वो नज़र आती है। और ये बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया है उन्होंने, सही, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ऐसी फिल्में बनती नहीं है। अच्छा, मोस्टली अदनान आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं और आपका जो जॉनरा है वो डिफरेंट है, लेकिन इस दफ़ा जब आप एक्टिंग के अंदर हैं और आपने इस फिल्म में एक्ट किया है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो कैसा डिफरेंस फील किया आपने? देखिए, हम सबको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी जब हमने पहली दफ़ा पढ़ी, सही, तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हम साथ साथ चलते गए। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए तो एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो एक अनकन्वेंशनल हीरो तो अंदर का डायरेक्टर उस वक्त बाहर आ रहा था जब आपको जो है वो क्यूज मिल रहे थे, आपका दिल चाह रहा था मैं कुछ जाके ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था? नहीं, वो मैंने सीख लिया कि ऐसे ही करना चाहिए, और जब एक्टर की हैसियत से एक प्रोजेक्ट में आया हो तो सिर्फ एक्टिंग करनी है। सही। तो आसिम जो है वो एक बहुत मतलब उनका पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन वो ऐसे लगता है बहुत मंजे हुए डायरेक्टर है, और उन्होंने सब चीज़ों के बारे में सोचा हुआ था। तो हमें यही चाहिए होता है एज एन एक्टर, कोई आप जो एक डायरेक्टर पक्का हो, उसको पता हो उसको क्या चाहिए, तो फिर अपनी औकात में ही रहे तो अच्छा है। और वो ऐसे ही सनम बैठी हुई है। सनम, बड़ा डिफरेंट आपने इसके अंदर कैरेक्टर किया है और बड़ी चूजी हैं आप स्क्रिप्ट के मामले में। तो जब ये आपको स्क्रिप्ट मिली कि ये फिल्म करनी है, सनम समझते हैं एक परसेप्शन है, हमेशा इस तरह की चलती है। कम लेकिन अच्छा कम तो ये क्योंकि आई थिंक मेरे करियर का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था, इसको तो मना नहीं कर सकती थी। और किस तरह चूज़ करती हूँ काम स्क्रिप्ट के हवाले से, तो ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि इतना डिटेल था, सारे कैरेक्टर्स, इसकी जो कहानी थी, इसकी जो फील थी, इसके जो इमोशंस थे वो साफ नज़र
आपको दिल पे जाके लगती हैं, सही। तो इसको करना ज़रूरी था। तो करियर का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट क्यों है, किस बुनियाद पे आप कह रही हैं करियर का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है? क्योंकि ऐसा स्क्रिप्ट नहीं मिला। सीरियल्स अलग है, आप 26 एपिसोड में ड्रैग करके आप करते हो, वो भी बड़े 2 घंटों में एक कहानी बताना और एक्ट करना बहुत चैलेंजिंग फीट है। सही, आई थिंक सो। तो ये इसीलिए क्योंकि फ्रॉम द DOP टू द साउंड टू द डायरेक्टर, राइटर, कास्ट, सिनेमाटोग्राफर, पूरी जो प्रोजेक्ट है ये शुरू से लेके एंड तक हर चीज को रिलेट करना। किस्मत हमारे साइड पे है या पता नहीं क्या, बट बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है केक के साथ। ठीक। अच्छा, मूवी का जो ट्रेलर हमने देखा, मूवी के हवाले से जब इतने ज़बरदस्त एक्टर्स और एक्ट्रेस एक साथ हों तो उनके दरमियान जो है बड़े मज़ा भी आता है, मजाक भी होता है। तो जैसे ट्रेलर में आप लोग लड़ रहे थे तो ऑन सेट भी कुछ ऐसा वैसा हुआ? कोई लड़ाई शड़ाई हुई? नहीं, हमने लड़ाई जो है वो काम के लिए छोड़ दी थी। काम के लिए छोड़ दी थी। पीछे हमारी केमिस्ट्री अल्लाह का शुक्र है सबकी बहुत अच्छे तरीके से हम जेलन हुए। पूरी फैमिली जिस तरह आपको दिख रही है, बिल्कुल यही होता है जैसे कि हम फैमिली ही हैं। सही। अच्छा आमना, वैसे यूजुअली ये कहा जाता है कि इस फिल्म में ये हीरो हैं, ये हीरोइन है, लेकिन आपकी जो मूवी है उसमें ओवरऑल सभी ऐसा लग रहा है कि सब हीरोइंस हैं, सब जो है वो जो है वो प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स का इसके अंदर कैरेक्टर है वो हीरो हीरोइन है, जबरदस्त और जानदार है। जिस तरीके से वो उनकी लड़ाई में आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते ना। फैमिली इज अ कलेक्टिव यूनिट, तो इसमें कोई हीरो तो सारे कैरेक्टर ही मेन कैरेक्टर्स हैं। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की जानदार उसमें लड़ाई दिखाई है, जो मतलब उनको देख के ऐसा लगता है यार घर में शायद हमारे भी यूजुअली ऐसे ही होता है, मजाक, रोना धोना, लड़ाई सब कुछ होता है। एक्चुअली जो घर के अंदर होता है वो अमूमन हम दिखाते नहीं है दुनिया को, तो वो उस पर बात भी नहीं करते हम, उससे बात ही नहीं। तो इसलिए ये फिल्म बहुत जरूरी है, जो आपने शुरू में सवाल पूछा था, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्चुअली जो हमारी असलियत है वो सामने आए उसे। तो यही चीजें एक्चुअली जाके आपको दिल पे लगती है, वरना जो बनावटीपन है वो भी एक किस्म के ऑडियंस के लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है, अगर हमें बेहतर होना है सोसाइटी, तो हमें वो असलियत दिखानी, बिल्कुल रियलिटी दिखाने से नहीं डरना चाहिए। और एक और रियलिटी हम आपको दिखाते हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के हवाले से है। उन्होंने केक मूवीज के लिए क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। I thought it was great. It was a wonderful movie, covered a lot of social issues, especially family. Really a good movie. Acting wise, everybody acted very well. I love it. It's such a beautiful film. Oh my God. I've seen all of Asim Abbasi's short films. I wish a world of success. This is what Pakistani cinema needs. I think the movie was really good. I mean, it was kind of an emotional roller coaster. बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा टॉपिक। एक आजकल मेरे ख्याल में ये टॉपिक और दूसरे घर की कहानी है जिसको उन्होंने बहुत ही पेश किया, और अहमद साहब डिड ट्रेमेंडस जॉब। उसके बाद ऐसी मूवी देखने को मिली, एक्टिंग और जो एक्सप्रेशन और बड़े मतलब फैमिली मूवी थी। चलें जी, ये लोगों के तासुरात तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी फिल्म रिलीज ही 3-4 दिन पहले हुई है और इतने अच्छे तासुरात देखने को मिल रहे हैं। हम ना सॉरी टू कट जी, यू, हम हर दूसरे तीसरे दिन जा रहे हैं सिनेमा, सरप्राइज दे रहे हैं लोगों को। खुद जाके सरप्राइज दे रहे हैं मूवी के एंड में ना कि हेलो ये वो। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मैंने पहले इतना गौर नहीं किया जब भी मैं जाती फिल्म में, कि लोग वाकई में एफर्ट कर रहे हैं कि वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, अम्मा अब्बा, सबको लेकर आए, कजन्स, फ्रेंड्स। तो ये एक ओकेजन बन गया है वो साथ ले जाने का, और फ्रेंड्स को जो मीनिंगफुल लोग हैं आपकी लाइफ में। और हालांकि उन्होंने मूवी देखने से पहले ये फैसला किया कि नहीं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया, ट्रेलर के अंदर जो स्टोरी लाइन डेवलप हो रही थी, तो लोग लाजमी बात है उस चीज को फॉलो करते हुए अपनी फैमिलीज को, बड़े बूढ़ों को लेके जाना चाह रहे होंगे। ट्रेलर से आपको पता हर एज के लिए है। सही। 10 साल के, रात को 10 साल के बच्चे भी थे और मतलब 80-90 साल के, मतलब यानी हर चीज हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ फिल्म के अंदर मौजूद है। तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस आपको नजर आया, कैसा फीडबैक मिलता? बहुत अच्छा। हम सबसे पहले तो हम यूके गए थे, जहाँ पे लेस्टर स्क्वायर में बहुत सेंट्रल जगह है वो, पहली दफ़ा पाकिस्तानी फिल्म का प्रीमियर हुआ। वो बहुत एहसास की बात थी, शायद हमें एहसास पहले नहीं हुआ, वहाँ पहुँच के ज़्यादा ओवरवेलमिंग हुआ, क्योंकि सारे जर्नलिस्ट और सब लोग जो अप्रोच कर रहे थे हमें, वो सब ये कह रहे थे दिस इज़ अ
हिस्ट्री इन द मेकिंग कि पहली पाकिस्तानी फिल्म यहाँ पर प्रीमियर बिल्कुल यूके में जो प्रीमियर था वो मैं देख रही थी और वहाँ पर जो जितने भी लोग आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजहार कर रहे थे कि जी हमारी पाकिस्तानी मूवी आ रही है और डिफरेंट किस्म की एक मूवी और वहाँ आपको प्यार भी एक अलग किस्म का मिलता है, अलग किस्म का लोग अपने वतन से दूर होते हैं और देखना चाहते हैं। मुल्क से बाहर जाते हैं तो ज्यादा आपका पेट्रियोटिज्म जो है वो बाहर आ रहा है और लोग पहचान भी ढूंढ रहे हैं ना पाकिस्तान की। तो वो इस फिल्म को देख के बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये हमारा पाकिस्तान, वो बनावटीपन नहीं है, ये हमें कनेक्शन मिल रही है। आप जो पूछ रहे ना कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, वो ये है कि वो इस फिल्म को फख्र से अपना रहे हैं। बिल्कुल। और वो जाके वहाँ ना इंडियंस को भी दिखा रहे हैं कि ये देखें ये पाकिस्तानी फिल्म, ये बाहर की मतलब जो लोग लेट्स से बड़े सगीर से नहीं है उनको जाके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये देखें ये पाकिस्तानी फिल्म और बड़े फख्र से। तो इंडियन के हवाले से आपने बात की है तो इंडिया के हवाले से भी आपको रिव्यूज दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक और हमारे साथ मौजूद है केक मूवी की कास्ट, तो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। को बहुत ज़बरदस्त लगता है कि इतना अच्छा काम भी हमारे पाकिस्तान में हो रहा है और इतने अच्छे अच्छे हमारे एक्टर्स हैं जो कि इतनी खूबी के कैरेक्टर को निभा रहे हैं। बट ट्रेलर और सॉन्ग के बजाय आप फिल्म देख लेना। फिल्म तो हम देखने जा ही रहे हैं ना अदनान। मसला क्या है कि हमें अभी भी इतने आदी नहीं है सिनेमा जाने पर। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है कि लोग वहाँ जाना शुरू करें कि जैसे ये जो थोड़ी सी हटके फिल्म्स है ना इनको भी लोग आके देखेंगे तो और बनेंगी। ये वही फिल्म्स हैं जो लोगों को सिनेमा घरों में लेके जाएंगे, जो आप कह रहे हैं ना कि आम तासुर ये नहीं जाते लोग। पुश चाहिए, यही लोग इंतजार करें यूट्यूब पे लिंक्स या नेटफ्लिक्स पे आ जाए, ये बिल्कुल सही है। तो हम उसका इंतजार करेंगे, आप उसका इंतजार करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इस तरह की लेकिन फिर ऐसा इंतजार तो 4-5 साल करना पड़ेगा क्योंकि इतने साल में जाके फिर शायद कोई कॉपी वगैरह आ जाती है, वरना तो अब सिस्टम बहुत बेहतर होता जा रहा है। अच्छा, इस मूवी का ट्रेलर देखें या सॉन्ग्स देखें तो सस्पेंस भी क्रिएट होता है कि अभी जो एक फैमिली बड़ा खुशगवार मूड में है तो फिर उसके बाद जो है वो लड़ना भी शुरू हो गए। तो ये बताएं इस मूवी में ओवरऑल सिचुएशन है, कई लेयर्स हैं और इस लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी का नाम केक रखा है। बिल्कुल, शुक्र जवाब पहले दे दिया, सवाल पूछा पहले। यही है सही, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इस तरह से है कि वो ओवरऑल समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। और बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी इस मूवी का नाम केक ही क्यों है। तो वही ना कि फैमिली वन डायमेंशनल नहीं होती, बहुत लेयर्स होते हैं उसमें, बहुत इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है वो। सही। इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी म्यूज़िक के हवाले से और विजुअल्स के हवाले से कि हमने अपनी सिनेमा में, पाकिस्तानी सिनेमा में सिंध को शायद नहीं किया विजुअली बड़े पर्दे पे जितना इस फिल्म में हुआ है। आधी फिल्म हमारी हैदराबाद में शूट हुई थी, खटियान में फार्म हाउस पे और उसके रास्ते तो उसकी वजह से बड़ी एक लैंडस्केप जो है वो आप एक यूनिक तरीके से देखने को मिला है, एक बड़ा रियलिस्टिक सेंस मिला है हैदराबाद का, लेकिन फिल्मी तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट्री लगे या आपको टेलीफिल्म लगे, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। और म्यूजिक ने बड़ा सपोर्ट किया है, सिंधी म्यूजिक हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड टू अ डिग्री दैट आई हैवंट सीन ऑन। अच्छा, सिंधी म्यूजिक के हवाले से आपने बात की तो सिंधी भी लैंग्वेज भी इसके अंदर है। आमना और मोहम्मद अहमद साहब ने सिंधी सीखी। अच्छा, इनकी फैमिली सिंधी है ना। अच्छा, सिंधी फैमिली दिखाई है। सही। और म्यूजिक के हवाले से स्केचेस है, एक सिंधी बेस बैंड है जो ये लाहौती मेलो जो है हैदराबाद में होता है म्यूजिक फेस्टिवल, उसको रन भी करते हैं और सिंध की सकाफत और उसके कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। फिर तो बिल्कुल सही नाम है ये केक, क्योंकि यकीन करें सनम, हम लोग ने जब ये नाम सुना और किसी ने भी ये नाम सुना और कोई भी हमारे शो पे जब हम मूवी रिव्यूज के लिए बुलाते हैं तो उसमें यही सब बात करते हैं, यार केक नाम, मूवी का केक नाम क्यों रखा है। तो मैंने कहा जब केक की कास्ट आएगी तो पूछेंगे और ट्रेलर देखें। और ये याद भी दिलाना लोगों को कि केक सिर्फ अंग्रेजी लफ्ज नहीं है, उर्दू में भी केक कहते हैं, सिंधी में भी, पंजाबी में भी। तो वो भूल जाते हैं फॉन्ट को देख के और सारा उनको अंग्रेजी लग रही है, बट केक जो है उर्दू में सारा। और केक जो है लोगों को साथ लाता है, हर मौके पे केक होता है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। आप लोगों ने भी केक रखा है। बिल्कुल, और बड़ा ज़बरदस्त और मीठा केक है। अच्छा, ओवरऑल जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे और ये मूवी जब बन रही थी तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जो है वो वाक़यात भी होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप लोगों को अभी तक याद हो, बड़ा सारा आप तीनों की मुस्कुराहट से लग रहा है ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं, बिकॉज हमारा एक ही जवाब है, बिकॉज सबसे जो मज़ेदार और मुश्किल जहाँ पे हम लोग हंसे भी, रोए, मेहनत से काम किया, और जो हमारा सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था फिल्म में वो है हमारा वन टेक,
10 मिनट 1 टेक। अच्छा। जहाँ पे फिल्म की जो क्लाइमैक्स है जो आप देख रहे हो ना, बाल नोचने वाला, सब कुछ सही है, तो ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो 10 मिनट में बिना कट के हम दिखा। उसमें जो हमारा रगड़ा लगा, गिर भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, बिजली भी जा रही है, चीज़ें हिल रही हैं, 200 पीसेस हिल रहे हैं, 6 कमरों में 8 एक्टर्स घूम रहे हैं, क्लाइमैक्स हो रहा है, रोना धोना भी है, सब कुछ है उसमें, सारी जो बात है वो निकल आती है। तो इट्स लाइक अ मिनी थिएटर प्ले इनसाइड अ फिल्म, क्योंकि उसमें वाकई नॉट सिर्फ सारे एक्टर्स हैं मौजूद, और हमें बाहर एक्सटीरियर लोकेशन से इंटीरियर 6 स्पेसेस में घूमना है कैमरे के साथ और पूरे क्रू के साथ, और उस दौरान बिजली भी जानी है, आनी भी है, जिस तरह इन्होंने अच्छा, कहा। वन गो में इतना लंबा सीन, तकरीबन 10 मिनट जैसे आप बता रहे हैं, तो इसमें रीटेक्स क्या हुए या नहीं हुए? 36 रीटेक्स, 36 बाल नोचे होंगे उनको 6 परफेक्ट टेक्स चाहिए थी, दो रातें वो एक निकालेंगे पूरी रात। हाँ, पूरी रात, शाम 6 से लेके सुबह 6 से, तो उस वक्त दिमाग भी नहीं चलता। सही बात है। इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना, वहाँ से लेके हॉल में जाना, वहाँ से लेके एलिवेटर से जाके नीचे जाके फिर बाहर जाना और फिर गाड़ी में बैठना, और फिर आप वो करना। गाड़ी में बैठने से पहले अगर आपका फंबल हो जाए, सारी तो 8वें मिनट पे जो एक कमाल हुआ था, हम बहुत थके हुए थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, और 8वें मिनट पे एक हमारे एक्टर ने एक्टर क्या चाहिए, लाइन बड़ी जो जबरदस्त लाइन है वो कहा, और एक लफ्ज बोलने के बजाय दूसरा लफ्ज कह दिया, और फिर देख रहे हैं हम दूसरी की शक्ल हो गया ना कि ये अब किसी तरह ठीक हो जाए, बचा दो 8 मिनट पे अब दोबारा से रीटेक 1 घंटा लगता है पूरा सेटअप होने में। ओह गॉड। तो बट इसकी दाद हमारी डीओपी है मो आजमी, उन्होंने लाइटिंग जो की है, फराज आलम ने कमर पे पकड़ के स्टडी कैम चलाया। जिन लोगों ने, मतलब इस भी बहुत बड़ी बात, बहुत फख्र की बात है, बहुत कम हुआ है दुनिया में। आप टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी प्रोडक्शन के अंदर कितना टाइम लगा आपको, पूरी फिल्म की प्रोडक्शन में? 40 दिन की शूट थी, और यही होगी जो बहुत बड़ी, अगेन बहुत बड़ी बात है। जिस टाइम पे हम स्टार्ट करते थे दिन में, उसी टाइम पे, मतलब कॉल टाइम होता था उसी टाइम आते थे। अच्छा, कॉल टाइम पे आ जाते थे? हाँ, हम सब वैसे बड़े प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। बेस्ट थिंग कि सारे जो एक्टर सेट पे थे उनको वक्त और पाबंदी की वो रिस्पेक्ट, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने डायरेक्टर के लिए, बाकी टीम के लिए। ये नहीं कि हम एक्टर्स हैं तो बेचारे जो ENG और स्पॉट और कैमरामैन है वो बैठे रहे हमारे इंतजार में, उनका भी तो काम है, वो भी तो सुबह उठते हैं, सारा दिन वो लाइट्स और सारा फिजिकल लेबर कर रहे होते हैं। तो वी ऑल रिस्पेक्टेड ईच अदर्स टाइम एंड द वर्क, और सब काम करने के लिए आए थे, तो सब प्रिपेयर। इंडस्ट्री ऐसी बढ़ेगी ना, अगर हम आप सिर्फ एक्टर्स नहीं लेके जा सकते, आपको सारा क्रू, एक पूरी टीम एक होनी चाहिए, जो मतलब 200-300 लोग होते हैं फिल्म पे काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर्स जो होते हैं, वैसे तो माशाल्लाह से हमारे सारे पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन आप तीनों ने मूवीज के अंदर यानी फिल्म्स के अंदर बैचलर्स भी किया हुआ है, I'm right? शायद पढ़ी हुई है आप लोगों ने। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि डेडलाइन को मीट करना और पंक्चुअल होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि खुद आप फिल्म पढ़ चुके हैं, तो एक आपकी ज़ाती दिलचस्पी भी उसके अंदर है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि व्हेन यू स्टडी फिल्म अंडरग्रेड में, आपको सारे एस्पेक्ट थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट वो सेंसिटिविटी भी हो, समझ भी हो। इफ़ यू ऑन स्क्रीन यू नो कि आपकी एडिट किस तरह होने के चांसेस हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये काम करते हुए भी एहसास होता है ये एक बंदे का काम नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा अपने थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो डोमिनो इफेक्ट होता है पूरी टीम पे। सही, पूरा क्रू डिस्टर्ब होता है, हमारा स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। तो इट्स सो वी आर सो डिपेंडेंट, एक्टिंग में भी, परफॉर्मेंस में भी। अगर सनम अपना ऑल नहीं देगी तो मेरे अंदर से भी वो नहीं निकलेगा। बिल्कुल, सबका 100% देना जरूरी है। He has to shine in order for me to shine। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये जो हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी बन गई है कि फलान लिया या उसने स्क्रीन में या फिल्म में, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज फिल्म होलिस्टिकली सक्सेसफुल होनी चाहिए, ना कि एक बंदा। You're only as strong as your weakest link। हाँ, तो अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा कमजोर है तो फिल्म वहीं रहेगी। आप सब उठेंगे तो फिल्म यहाँ इक्वली एनर्जी होनी चाहिए और इंटेंशन क्लियर होनी। हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आगे भी जाना है और बहुत ज़्यादा जो है इस काम से अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो निभानी है। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त खेक मूवी की का तो गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
तो जनाब ये ज़बरदस्त सा सकाफती गीत आपने सुना फिल्म केक का, और फिल्म केक की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। आमना, बताइएगा कि फिल्म की प्रमोशन के लिए आजकल आप लोगों का स्केड्यूल बहुत टफ हुआ है, मुझे ये बताएं कि आप लोग किस किस फिल्म की प्रमोशन के लिए जा चुके हैं? हमने पहल की थी हैदराबाद से, फिर वहाँ से हम कराची कवर किया, कराची से हम गए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कवर करके लाहौर, लाहौर से फिर हम सीधा दुबई गए, दुबई से लंदन, लंदन से हम मैनचेस्टर, बर्मिंघम, फिर वापस लंदन आए, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, फिर वापस कराची, तो पीएसएल फाइनल पे गए, पीएसएल फाइनल पे गए, भी होगा, अमेरिका का टूर भी होगा। अच्छा, इतनी जगह पे आपने जो है वो प्रमोशंस की, जब आप मुल्क से बाहर गए तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी आपको मिले, उनके क्या इमोशंस थे, वो क्या चाहते हैं हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से? केक के ये चाहते हैं, यही चाहते हैं, केक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक, जिस तरह हम कह रहे थे ना, अपनी पहचान नजर आए फिल्मों में, ये ना हो कि कहीं से बोरो के आवा या किसी की थीम उनको कहीं और दिमाग ले जाए। प्योरली पाकिस्तानी कोई जिसकी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कल्चर, लैंग्वेज, उठना बैठना, जो तौर तरीके हैं वो प्योरली पाकिस्तानी हो, जो कि केक में उनको बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अपना कल्चर होगा तो लोग रिलेट भी ज़्यादा कर पाएंगे और अपनायत भी उसमें ज़्यादा महसूस होगी। कि कितना ज़रूरी हो गया है फिल्म की प्रमोशन अब जिस तरह से की जा रही है, पहले ये ट्रेंड नहीं होता था, अब फिल्म की प्रमोशन, जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है उसकी प्रमोशन के ऊपर भी बाद में फिर बहुत मज़ा आती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक बीमारी या एक चीज़ बन गई है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फोर्स फीड या कांस्टेंट फ्लैशेस, कांस्टेंट रिमाइंडर्स, वरना बहुत आसानी से भूल जाते हैं। अगर आप कुछ यूट्यूब पे या कुछ देख रहे होते हैं तो पहले एक आता ना ऑप्शन टू स्किप एड, तो जल्दी से हम वो करते हैं ताकि हम अपना आगे बढ़ें। जब कभी वो ऑप्शन स्किप एड नहीं होता और आपने 10 सेकंड बस इंतज़ार करना होता है, वो भी आपको बेचैन है। तो आजकल ज़माना ऐसा है, यू कॉन्स्टेंटली नीड टू बी रिमाइंडेड। पर्सनली जाके सोशल मीडिया इज़ यूथ, तो उनको जाके पर्सनली इनवाइट करना, उनको दिखाना कि देखो इसमें ये है, इसमें वो है, तो इसीलिए उनको लाइक मूविंग विद द टाइम्स बस हो गया। सही कह रहे हैं। अच्छा अदनान, आपके लुक्स के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं कि अदनान का लुक कम्प्लीटली चेंज लुक है, तो ये किस तरह का लुक था? हाफ स्लीव्स वाली शर्ट, और ये किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट था? खैर हाफ स्लीव शर्ट तो आसिफ ने स्क्रिप्ट में लिखा था अच्छा, कि वो कैरेक्टर ही है ऐसा, लेकिन हमें चेंज करना था। आसिफ उसके ऊपर कितनी मेहनत की आपने उस लुक पे? काफी। आसिफ ने ये कहा था कि यार तुमने ये नहीं, ये जो तुम एक चॉकलेट हीरो हो ना, ऐसे नहीं लगना। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, और काफी अरसे से मैं सोचा था मूंछ बढ़ाऊं। तो उसमें फिर मैंने अब्बू की तस्वीरें देख रहा था पुरानी, उसमें उनकी मूंछ थी, मैंने कहा यार ये ट्राई करते हैं कि उसके ऊपर फिर उनकी पुरानी अब्बू ही की पुरानी पैंट्स हैं, थोड़ी सी बेल बॉटम स्टाइल। अच्छा। तो वो भी मैंने निकाली, तो फिर वो सारा थोड़ा सा सम्या अंसारी जो हमारी स्टाइलिस्ट है और आरज, उनके साथ बैठ के हमने थोड़ा सा एक लुक बनाया। और फिर जो पहली दफ़ा मैंने वो लुक पूरा मतलब अपने ऊपर पहन के मैं निकला, तो मैंने नोटिस करा था लोग मुझे बिल्कुल एक नए तरीके से देख रहे हैं। मुझे ये नहीं लगा कि यू नो, एक आपको पता होता है लोग आपको कैसे देखते हैं, लोगों की आंखें आपको समझ आती हैं। उस वक्त मुझे लगा यार मैं कहीं और ही, मुझे लोग किसी और नज़र से देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उस वक्त फिर बंदा छुप जाता है एज एन एक्टर, जब आप किसी और रूप में चले जाते हैं। बहुत डिफरेंट लग रहे थे, मतलब अच्छा चेंज था, यानी जो कैरेक्टर की डिमांड पूरी कर रहा था, लग रहा था कि इन्वॉल्व है उस कैरेक्टर के अंदर। और उससे पीछे वो आप छुप भी सकते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो रोमियो बन नहीं सकता उस मूंछ के बगैर। अच्छा, रोमियो की जूलियट है इसमें? साथ बैठी हुई है, साथ तो दो जूलियट बस, कौन सी समझे? बस आप फिल्म देखें, फिल्म तो देखेंगे, लेकिन कुछ तो आप क्यूज हमें दे सकते हैं। आप जरा ट्रेलर्स और जो हमारे 15 सेकंड के गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा। ऐसा ना हम गौर से ही देख रहे हैं, जब भी हम लोग अंदाजा है नहीं, आप एक मिस करें जहाँ पे एक हाथ पकड़ने जा रहा है, लेकिन वो जल्दी से कुर्सी ठीक करके हमें से एक उठ जाती हैं। चलिए जी, अब दोबारा जैसे ही हम देखेंगे ना तो उसको बड़ा गौर से देखेंगे। अच्छा सनम, क्योंकि हम लुक्स के हवाले से बात कर रहे थे, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और आपको लगा जी बड़ा जो कि आवाम से रिलेट करता है, हर घर की कहानी है इसमें, तो फिर लुक्स के लिए उस पर आपने क्या काम किया? आपको क्या लगा कि नहीं यार मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लुक्स रखनी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आपकी गॉर्जियस सिंपल लुक है इसमें। थैंक यू। नेचुरली हम मेकअप इतना थोप के नहीं फिरते, तो जो नेचुरली हमारा मस्कारा, ब्लश, हल्का सा कंसीलर जिस तरह होता है आम जिंदगी में, उसी तरह का सबका रखा। मेरा जो कैरेक्टर है वो यूके रिटर्न है, तो एक ट्रांजिशन है कि वो अपने
ये ज्वेलरी या एक्सेसरीज या जूते या हैंडबैग थोड़े डिज़ाइनर बैग्स में है, और जिस तरह उनका लिबास है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो वापस आ जाती है घर इतने साल बाद, और वो एक साल अब घर पे ही होगी, तो आहिस्ता से उसकी लुक, ज़ारा की लुक बदलती है। और ये आसिम और समिया ने बैठ के डिसाइड किया कि किस तरह बाल, मतलब इतना चेंज नहीं आ सकता था टू मेक मी लुक सो डिफरेंट, लेकिन कैरेक्टर की डिमांड पूरी की। तो जो हाँ, तो जिस तरह जो ज़ारा को बनना था आई थिंक उसी में थोड़ा फर्क नजर आया। हमारे साथ बैठी हैं स्टाइल आइकॉन है, आपको तो क्या कहा जाए लुक्स के हवाले से। मैं आपको बताऊं, ये बहुत से लोगों का हाथ होता है। हम जब टीवी पर आते हैं किसी प्रोजेक्ट के ज़रिए, वैसे भी हमारे पीछे एक पूरी टीम होती है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, वार्डरोब। हमारी समिया अंसारी थी हमारे साथ इसमें, आरज जो कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, लेकिन उनका बड़ा से था हमारी लुक में। तो ये हमारी भी उसमें एग्रीमेंट शामिल होती है, लेकिन you're no one without a team. टीम वर्क के बगैर जो कैरेक्टर का मज़ेदार चीज़ था वो काजल तो पहनती हैं वो, लेकिन ब्लू रंग का काजल, बिकॉज जरीन का कैरेक्टर है थोड़ा कि मैं ज़रा हट के चीज़ें करूँगी, सही, तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक उनका एक इलेक्ट्रिक ब्लू काजल है, जो कि फिल्म में जब आप देखोगे तो इट रियली स्टैंड्स आउट, और बड़ा अच्छा लगता है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स कैरेक्टर्स को दी गई। चलें जी, ये बात हो रही है लुक्स और कैरेक्टर के हवाले से। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत इख्तिताम के अंदर है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से क्या बताएंगे आप लोगों के, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, और इस फिल्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तो सोऊंगा कोई एटलीस्ट एक हफ्ता फुल जाके, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हाँ, कुछ ऐसा ही होगा मेरे साथ भी, डाउन टाइम चाहिए इसके बाद, क्योंकि केक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बाद ना वो बड़ा सोच समझ के बहुत तरीके से मुश्किल, थक भी गए होंगे, थक भी गए हैं, बात नहीं इतना मैच करना, हाँ, स्टैंडर्ड मैच बढ़ा दिया। जब आप अच्छा काम कर लें उसके बाद बड़ा मुश्किल, एक्सपीरियंस वो कम, पाकिस्तान में बहुत कम एक्सपीरियंसेस हैं जिस तरह केक था। ऑनेस्टली जो एक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया, जो एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, टाइमिंग, प्रोसेस, 2 महीने पहले से हम रिहर्सल्स कर रहे थे, तो इस किस्म के हम प्रोसेसेस कम मिलते हैं, तो अब ऑब्वियसली हम थोड़े से चूजी हो गए हैं। ठीक, चलिए जी, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपकी मूवी के लिए, आपकी मूवी के लिए, हमारी मूवी के लिए। पाकिस्तानी ओरिएंटेड मूवी है, हमारा अपना केक है, और केक की पूरी कास्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत खुश होगी, क्योंकि मूवी जो है इनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और लोग बहुत अच्छा इसके बारे में जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तानी सिनेमास को जो है वो आते रहिए, और पाकिस्तानी एक्टर्स का और एक्ट्रेस का साथ देते रहिए, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।